हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश स्टेडियम। गाइज, अगर आप इग्नू से अपना बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां कर रहे हैं लगातार फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है इग्नू बीएड का, तब भी ये वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अगर किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एससी कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड, आप किसी भी अगर इन सब में से किसी भी एक कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और इसमें आप बिलोंग करते हैं, तो आपने कहीं ये गलती तो नहीं की, आपने कौन सा सर्टिफिकेट फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अपलोड किया है, या अगर नहीं किया है तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। प्लस आपको जो प्रैक्टिकल वर्क करना है, जो भी रीजनल सेंटर आप चूज करेंगे उसमें प्रैक्टिकल वर्क प्लस इंटर्नशिप, इसमें आपको कौन सा स्कूल देना है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर ईडब्ल्यूएस या फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। वो कौन सा कंडीशन है जिसके तहत आप लोगों को जनरल ट्रीट किया जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मेक श्योर करिए कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर हिट करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इग्नू बीएड और 1 ईयर बीएड की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती है। गाइज, मैंने आपको अपने चैनल पे फॉर्म फिलिंग को लेके स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बता रखा है। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म फिलिंग में जो भी डाउट्स होते हैं उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूं। जितने ज्यादा कमेंट्स आप लोगों के आते हैं उसके ऊपर मैं डेडिकेटेडली सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना देता हूं। तो गाइज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर हिट करें। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम इन दोनों ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और वहां पे आपको सीधे अवेलेबल हो जाएगा जो भी अपडेटेड पीडीएफ होगा या इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो चलेगा, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इग्नू बीएड जनवरी 2025 के फॉर्म फिलिंग चल रहे हैं। 21 फरवरी उसका लास्ट डेट है और 16 मार्च को उसका एंट्रेंस एग्जाम है, और हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करना है। और इस बार अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन चाहिए, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इग्नू नैक A++ की कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है, इंडिया की टॉप वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में से इसका नाम आता है, और ओपन कैटेगरी में ये बेस्ट है। तो गाइस, चलिए हम टॉपिक पे की बात करते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ओनली द सेंट्रल लिस्ट विल बी कंसिडर्ड। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैंडिडेट में आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी कि आपके फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर माना जाएगा। और आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग करना है। मान लीजिए आप बिहार से बिलोंग करते हैं या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या फिर राजस्थान पंजाब कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो आपको स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट मिला होगा, लेकिन आपको यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट में आपका जो भी आपकी कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी की कैटेगरी में आनी जरूरी है, क्योंकि इसको बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है इग्नू ने कि ओनली द सेंट्रल लिस्ट विल बी कंसीडर्ड। तो हो सकता है कि आपका बिहार स्टेट में या यूपी में या पंजाब में या राजस्थान में आपका जो कैटेगरी है वो ओबीसी में आता है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में वो जनरल में आता है, ये हो सकता है। तो आप इस चीज को प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि आपके फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम हो, तब जाके आप ओबीसी का जो सर्टिफिकेशन है वो आप वहां पे अपलोड करिएगा। अदरवाइज आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा, आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स जो हैं ओबीसी में हैं लेकिन क्रीमी लेयर में हैं, उनके फैमिली की जो आय है, इनकम है, वो 8 लाख रुपए से ज्यादा है,
तो उनको क्रीमी लेयर में माना जाएगा और वो एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट होंगे, तो उनको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये तो बात हो गई ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए कौन सा जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो आप ध्यान दीजिएगा, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड जिस भी स्टेट के हैं, आप किसी भी स्टेट के हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो आपको एज इट इज जो लेटेस्ट वाला आपका सर्टिफिकेट बना होगा, क्योंकि ये अपडेट होता है हर साल, तो आप लेटेस्ट जो आपने बनवाया होगा एससी, एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो भी आपने सर्टिफिकेशन बनवाया होगा वो आप अपलोड कर देंगे और उसी को मान्य किया जाएगा इग्नू के अंदर, यानी वो 100% एक्सेप्टेबल है। आपको सेंट्रल लिस्ट वाला एससी या एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेशन नहीं बनवाना है। आप जिस भी स्टेट के हैं वहां से आपने बनवा लिया है, उसी को आपको अपलोड करना है। और अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट क्या करें। तो गाइज आपको मैं बता दूं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं अगर, तो आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर वाला, यानी जो मार्च से लेके अप्रैल तक का जो सेशन चलता है वो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का, वो आपको सर्टिफिकेशन अपलोड करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस के लिए। जैसे मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है, तो 2024-25 वाला आपने ईडब्ल्यूएस अगर बनवा रखा है तो वो चलेगा। 2023-24 का अगर है तो वो मान्य नहीं होगा और आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान से समझ लीजिए कि आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो गाइज ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि आप लोग रिजर्व्ड कैटेगरी के अगर हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपको कैसे कैसे फॉर्म आपका जो सर्टिफिकेशन है कैसे बनवाना है और कैसे अपलोड करना है। अब जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें कुछ भी अपलोड नहीं करना है, वो सीधे अपना फॉर्म एज ए जनरल करके फिल कर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उसमें जो भी सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया है उसका नंबर होगा, जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो नंबर आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे फिल करिएगा, वो फिल करने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो गाइज ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। वो ये है कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग द कैंडिडेट नीड्स टू सबमिट अ सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप एज पर द फॉर्मेट गिवन इन एनेक्स्चर 2। अब ये क्या है, आपने फॉर्म तो फिल कर लिया, लेकिन आप जब काउंसलिंग के टाइम पे जाएंगे तो मान लीजिए आपने लखनऊ रीजनल सेंटर सेलेक्ट किया। अब लखनऊ रीजनल सेंटर में मान लीजिए कितने, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 स्कूल हैं या 25 स्कूल हैं, तो आपको देना पड़ेगा फॉर्मेट में भर के कि आप कौन से स्कूल में अपना इंटर्नशिप का वर्क करेंगे और प्रैक्टिकल का वर्क करेंगे। ये जो है आपको देना कंपलसरी होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो आप लोग अभी ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कौन सा रीजनल सेंटर चूज करना है और उस रीजनल सेंटर में कितने स्कूल्स हैं, वो सारे स्कूल्स की इंफॉर्मेशन आप ले लीजिएगा। और ये कहां से मिलेगा, आपको रीजनल सेंटर से ही मिलेगा। और उन स्कूल्स में आपको किस स्कूल में आपको अपना इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। आप फॉर्म फिल तो कर लेते हैं, आपको पता नहीं होता है, बाद में आपको बहुत सारी दिक्कत आती है कि सर हमने तो गलती कर दी, रीजनल सेंटर कहीं और का दे दिया और स्कूल कहीं और का दे दिया। तो उस कंडीशन में उसको मान्य नहीं दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको जिस भी रीजनल सेंटर से अपना आप फॉर्म भर रहे हैं उस रीजनल सेंटर में जितने भी स्कूल्स हैं उसी में से कोई एक स्कूल आपको चूज करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लखनऊ रीजनल सेंटर चूज किया और आप जो है भोपाल में जाके या पटना में जाके आप स्कूल चूज कर रहे हैं। आपको अपने ही रीजनल सेंटर के स्कूल को चूज करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो अगला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है और वो क्वालिफाई करता है जनरल मेरिट लिस्ट में, तो उसको जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा कैटेगरी वाले में, उसको जनरल में कंसीडर किया जाएगा। उसको जो एडमिशन मिलेगा वो जनरल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा।
चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, और अगर आपने जनरल कैटेगरी के मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई किया है तो आपको जनरल के अकॉर्डिंग ही एडमिशन मिलेगा, आपको जो है रिजर्व कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आपको समझना बहुत जरूरी था गाइज। तो आप अगर हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।